दोस्तों इस वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में आप जानेंगे। ये थ्योरम 6.1 है आपके ट्रायंगल चैप्टर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछी जाती है। सबसे पहले लैंग्वेज देखते हैं इसकी। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कहता है अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन उसकी ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए इस तरह से कि वो बाकी दो साइडों को इस तरह से काटे, जैसे कि ये डी और ई पे काट रही है, डी ई लाइन। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो फिर जो बाकी की ये जो दोनों साइड है ना, ये सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ये एक ट्रायंगल है, डी ई लाइन आपकी पैरेलल है बी सी के, तो डी ई लाइन ने ए बी को और ए सी को काट दिया। अब जो रेशियो आई है ना, यानी ए डी अपॉन डी बी, ये बराबर होगी ए ई अपॉन ई सी के। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलती है। अब इसको आपको प्रूफ करना है। तो देखिए गिवन में क्या दिया है आपको, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है और डी ई पैरेलल टू बी सी दिया है। बस ये आपका गिवन पार्ट है। आपको प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू इस तरफ ए ई अपॉन ई सी। तो ये गिवन है, ये टू प्रूव है। और प्रूव करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिनका यूज़ इस थ्योरम में होगा, उनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी ट्रायंगल हो, ये पहली बात है, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आप जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब बेस वो होता है जो नीचे टिका होता है, हाइट वो होती है जो उसके ऊपर के वर्टेक्स से 90 डिग्री पे पड़ती है। अब ये जो हाइट है ना, अब ये ट्रायंगल में तो इसकी हाइट अंदर आ रही है, लेकिन कभी कभी ऐसे ट्रायंगल भी होते हैं ना, ऐसे टेढ़े वाले ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल कोई बना हो तो उसकी हाइट जो है आपकी ट्रायंगल से बाहर भी आ जाती है। जैसे एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये बेस है इसका, तो इसकी हाइट कहाँ आएगी, वर्टेक्स तो ये है, तो वर्टेक्स से बिल्कुल सीधा अगर परपेंडिकुलर पड़ेगा नीचे तो हाइट तो इसकी बाहर आ जाएगी। तो बाहर आने से कोई दिक्कत नहीं है, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है। और आपको ये पता है कि हाफ बेस इनटू हाइट जो होता है वो ट्रायंगल का एरिया होता है। नंबर एक बात तो ये जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर दूसरी बात ये है कि आपने 9th क्लास में सीखा है कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस के ऊपर है, यानी ये ए बी एक बेस बना दिया मैंने, कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनका एरिया बराबर होता है। जैसे कि इस ए बी बेस पे मैंने ए बी सी ट्रायंगल बना दिया और इस ए बी बेस के ऊपर मैंने एक ए बी डी ट्रायंगल बना दिया। अब ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ए बी सी और ए बी डी, ये दोनों सेम बेस पे है। सेम बेस क्या है, ए बी, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों मैंने पैरेलल लाइंस बनाई हैं, ये लाइन एल और ये एम। तो जब इस तरह के ट्रायंगल्स होते हैं जो सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, उनका एरिया जो है वो बराबर होता है। इन दो चीज़ों का इसके अंदर यूज होगा आपको थ्योरम में। चलिए थ्योरम करने से पहले सबसे पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है वो करते हैं। देखिए नीचे के पार्ट में आपको ये ज्वाइन करने हैं, बी से ई ये आपको ज्वाइन करना है और डी से सी आपको ज्वाइन करना है। फिर इसके बाद ऊपर वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए डी ई। इस ए डी ई ट्रायंगल के अंदर एक बार आपको डी से ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है ताकि वो उसकी हाइट एज्यूम की जाएगी। जब हम सवाल करेंगे ना, तो डी से ए ई के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, ये ऐसे, और एक बनाना है आपको ई से ए डी के ऊपर। ये मैंने इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाया।
तो इतनी कंस्ट्रक्शन इस सवाल के अंदर होगी। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ, इसका कुछ नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम मैं n रख देता हूं, इसका नाम मैं m रख देता हूं। तो ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB। ये AB के लिए हो गया पूरा, AB लिख दें या AD लिख दें, है तो एक ही लाइन ना ये, तो आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं AB। एंड दूसरा कौन सा है, EN परपेंडिकुलर तो AB हो गया, और DM परपेंडिकुलर हो गया आपका AC। तो ये कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको ये कंस्ट्रक्शन ही लिख लेनी है। इसके बाद सवाल की शुरुआत होगी आपकी ऊपर से। देखिए ऊपर जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में देखें AD और E, ADE ट्रायंगल, और नीचे आपको दिख रहा होगा DBE ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगलों को आपको लेना है और आप एक ही बारी में ऊपर नीचे ले लेना। तो यहां से प्रूफ शुरू है। ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में ले लें एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। देखिए याद है, इस तरह से आपको रखना है कि आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है जिसमें AD आपका बेस है, फिर आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये पतला वाला, जिसमें आपका DB बेस है, क्योंकि हमें AD और DB निकालने हैं ना, तो वो उसी तरह से आएंगे। तब आप अपना ये ट्रायंगल लेंगे ADE और DBE। ADE पे ध्यान दीजिए, देखिए ADE ट्रायंगल है आपका और इसमें बेस हो गया आपका AD, और हाइट क्या हो गई, जो इस बेस के ऊपर वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है, यानी EN। तो ADE का जो आपका एरिया बन जाता है ये हाफ, और बेस हो गया AD और हाइट हो गई EN। यही बताया ना मैंने आपको भी यहाँ पे कि इसका यूज होगा, वो यहाँ हो रहा है। अब ऐसे आप DBE के नीचे देखिए DBE आपका ट्रायंगल है, इसमें बेस क्या हो गया आपका DB हो गया, तो हाफ इंटू DB इंटू हाइट। अब DBE ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, देखिए जब DB का बेस आपका, ये DB आपका बेस है और ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स जो है ना E है, तो यहां से जब इसकी हाइट डालेंगे तो ये DB से बाहर आ रही है, और बाहर हाइट आ सकती है, मैंने एग्जांपल में बताया आपको। तो इसकी जो हाइट है ना वो भी आपकी EN ही है, ये चीज। अब इसमें आप देखिए हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, आपका फ्रैक्शन आया AD अपॉन DB। इसे नंबर 1 डालिए। अब जिस तरह से आपने ये लेफ्ट साइड में किया है ना, सेम टू सेम आपको ये राइट साइड में करना है। अभी आपने AD को और DB को लेके ट्रायंगल्स बनाए, अभी आपको AE और EC को लेके बनाने हैं, उसे नंबर 2 रखेंगे। तो अब लिखेंगे नंबर 2 पे एरिया ADE, इसमें भी आपका ऊपर वाला ट्रायंगल आएगा ADE, ऊपर दोनों में AD ही ट्रायंगल आ रहा है। यहां के नीचे बदल जाएगा, नीचे वाला EDC हो जाएगा, ये पतला वाला ट्रायंगल जो EC बेस पे बन रहा है ना, ECD ट्रायंगल। तो ये किन के बराबर होंगे, देखिए अब की बार आप ये जो ADE ट्रायंगल है ना, इसका बेस आप AE लेंगे, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट जो इसके ऊपर 90 से पड़ी हुई है, यानी कि DM। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस में लेंगे आप AE, और हाइट हो जाएगी आपकी DM। अब जरा यहां पे आइए,
EC बेस पे ट्राइंगल बना हुआ है ECD, तो इसका बेस क्या हो गया EC, और हाइट क्या होगी, हाइट वही होगी जो इसके लिए, क्योंकि पूरी जो लाइन है ना AC, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो जब AE आपका बेस है तो भी हाइट DM, जब आपका EC है तो भी हाइट DM। तो ECD ट्राइंगल का हाफ बेस EC और हाइट DM। अब यहां से देखिए कुछ कट रहा है, इसमें भी इसी तरह से कट रहे हैं, हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, रिजल्ट आया AE अपॉन EC, इसका नंबर 2। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल कॉमन तरीके से किए हैं ये, पहले ये ट्रायंगल, फिर ये और ये। अब 1 और 2 पे आप ज़रा ध्यान से देखेंगे कि ऊपर जो ADE ट्रायंगल है वही ऊपर ADE ट्रायंगल दूसरे वाले में भी है, यानी ADE और ADE तो सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है ना ADE ये। अच्छा, इनके डिनोमिनेटर्स देखें, देखिए न्यूमरेटर तो सेम हो गए, हमारे 2 फ्रैक्शन हैं उनके न्यूमरेटर सेम आ गए। अब डिनोमिनेटर्स पे देखते हैं, ये DBE है और ये ECD है। अब DBE और ECD ये बिल्कुल सेम होंगे। सेम क्यों होंगे? क्योंकि आप देखिए ये दोनों के दोनों ट्राइंगल ना सेम बेस के ऊपर आ रहे हैं, और सेम बेस क्या है? DE, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। कौन सी पैरेलल लाइंस? DE और BC। और यही मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था, ये 9th क्लास में आप थ्योरम कर चुके हैं। इस चीज को आपको लिख के दिखाना होगा कि ये जो 2 ट्राइंगल है ना, इनका एरिया सेम क्यों है। इसे ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ECD एज दे लाई ऑन सेम बेस। बेस का नाम लिखेंगे आप DE, and between same parallel lines, parallel lines का नाम भी लिखेंगे DE and BC। तो इनका एरिया बराबर होगा, इसे नंबर 3 रखेंगे आप। अब देखिए न्यूमरेटर्स तो मेरे पहले ही सेम आ चुके हैं, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम ही है ना, कॉमन ही है ना दोनों में, ADE। और डिनोमिनेटर सेम क्यों हो गए? डिनोमिनेटर सेम इसलिए हो गए क्योंकि इनका एरिया सेम होगा, क्योंकि ये सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं। तो मेरा न्यूमरेटर भी सेम हो गया, मेरा डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम हो गए तो वो चीज़ें बराबर हो गई, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। यही तो है। अब डायरेक्ट अपना रिजल्ट लिख सकते हैं हम। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर है, यानी ये जो दोनों फ्रैक्शन है ना, ये जो दोनों फ्रैक्शन आए हैं 1, 2 पे, ये आपस में बराबर है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप है, इसके 3 स्टेप में खत्म हो जाती है ये थ्योरम। याद करने भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए पहले ADE को, और इस तरफ ऊपर वाला ट्रायंगल, इस तरफ वाला ट्रायंगल, एक फ्रैक्शन आ गया। फिर ऊपर वाला ट्रायंगल, इस वाला ट्रायंगल, दूसरा फ्रैक्शन आ गया। ऊपर वाला तो आपका कॉमन है ही, तो सेम ही हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर सेम इसलिए हो गए क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन में, तो ये भी बराबर हो गए। तो दोनों फ्रैक्शन आपके बराबर हो गए, तो रिजल्ट आ जाता है इससे। चलिए, ये तो हुई आपकी थ्योरम। और इसी थ्योरम से बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 6.2 है। 6.2 स्टार्ट करते हैं। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन्हें स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इस थ्योरम के अंदर,
वो आगे भी यूज़ होगी कि हमने ये फ्रैक्शन तो जो रेशियो है ये तो बराबर प्रूफ कर दी, यानी कि इस ट्रायंगल में देखें आप, इसे यहीं समझ ले, आगे आपके काम आनी है ये। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो प्रूफ हो गया, यही थेल्स थ्योरम है। अब इनसे क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, देखिए AD अपॉन DB, इससे ये रिजल्ट भी आ सकता है AD अपॉन पूरा AB, इस तरफ AE अपॉन पूरा AC। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों का हमने क्या लिया, इसका ऊपर वाला ले लिया, इसका सारा ले लिया, इसका ऊपर ले लिया, इसका पूरा ले लिया, तो ये आंसर बराबर आएगा। और कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने इसका नीचे वाला ले लिया यानी DB, और इसका टोटल ले लिया AB, इसका नीचे वाला ले लिया EC, इसका टोटल ले लिया AC, तो ये भी बात हो जाती है। तो ये चीज़ें इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं, जिस तरह से हम लेंगे ना कॉरस्पॉन्डिंगली उस तरह की वो दूसरा वाला फ्रैक्शन भी उस तरह से हम ले सकते हैं। यहाँ ऊपर वाला लिया टोटल लिया, तो यहाँ भी ऊपर वाला टोटल, यहाँ नीचे वाला अपॉन टोटल, यहाँ नीचे वाला अपॉन टोटल, ऐसे कर सकते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि हम DB ले लें, इधर से DB अपॉन DA, यहाँ CE अपॉन EA, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें मैथमेटिकली बिल्कुल सही आएंगी। अब अपना सवाल करते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर में ये आ सकता है, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं पढ़ता हूँ। इन फिगर, ये आपको फिगर दी हुई है, मैंने बना रखी है, 1 और 2 DE पैरेलल टू BC। ये जो दोनों फिगर आपको दिख रही है ना, इनके अंदर लाइन देखिए, ये जो DE है वो पैरेलल DE पैरेलल टू BC, यहाँ में भी और यहाँ में भी DE पैरेलल टू BC। आगे कहता है फाइंड EC इन 1, जो फर्स्ट पार्ट है ना आपका, इसमें आपको EC निकालना है ये, और सेकंड पार्ट में निकालना है आपको AD, इसमें आपको AD निकालना है, क्योंकि यहाँ AD नहीं दिया हुआ है तो ये AD निकालना है। ये क्वेश्चन है। तो देखिए आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, अभी अभी आपने BPT थ्योरम की है। BPT थ्योरम में आपने सीखा है कि अगर ये लाइन पैरेलल है आपकी ट्रायंगल की थर्ड साइड से, तो जो ऊपर वाली रेशियोज होती हैं, यानी इधर का AD अपॉन DB और इधर का AE अपॉन EC, ये बराबर होता है। अभी अभी सीखा ना आपने थ्योरम में, उसी थ्योरम को हम यूज करके EC की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय BPT माने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है, क्योंकि इनको बनाने वाले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम थेल्स था। तो ये एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकती है कि थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप शॉर्ट में जब सम करेंगे तो BPT यूज कर सकते हैं। तो बाय BPT क्या लिखेंगे हम, AD अपॉन DB, इधर AE अपॉन EC। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू जब पुट की तो AD है आपका 1.5 और DB है आपका 3। यहाँ पे AE है आपका 1 और EC अननोन है, तो EC की जगह पे EC लिख लेते हैं ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 EC इज इक्वल टू 3 1 3। तो EC की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3, और इसके पास जो 1.5 डिवाइड में है, ये आप ये मल्टीप्लाई में, ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। और जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 15, और पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो इसकी जगह पे ऊपर आपका 10 आ जाएगा। ये डेसिमल हटाने का रूल होता है कि जहाँ पॉइंट हो आपका
पॉइंट हटा दीजिए, उसके आगे गिनिए कितने नंबर हैं, और दूसरी तरफ यानी कि न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में आप 1 के साथ उतने 0 लगा दीजिए। तो ऊपर तो बन गया 30, नीचे बन गया 15, और ये आंसर आया आपका 2। तो EC की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो देयरफॉर EC इज इक्वल टू 2, सारा सवाल सेंटीमीटर में है ना, तो 2 सेंटीमीटर। इस तरह से करना है। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है AD की। तो पहले तो लिखेंगे आप बाय BPT। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, देखिए BPT हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें गिवन है कि DE जो है ना BC के पैरेलल है, तो हम ये रेशियोज लिख सकते हैं। बाय BPT हम लिखेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू हमें अननोन है तो ऐसे ही लिखिए, DB की वैल्यू 7.2 है, इज इक्वल टू यहाँ AE की वैल्यू 1.8 है और यहाँ पे EC की वैल्यू 5.4 है। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो यानी 5.4 AD इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2। अब AD को अकेला छोड़ेंगे तो यहाँ 1.8 इंटू 7.2 के नीचे में आपका 5.4 आ जाएगा। अच्छा, अब सब में डेसिमल है, अब इनके हटाते हैं डेसिमल। देखिए ये 18 हो गया, इसकी जगह मैंने नीचे 10 लगा दिया। ये 72 हो गया, इसकी जगह मैंने नीचे 10 लगा दिया। यहाँ पे ये पॉइंट हट गया तो ये 54 हो गया, इसकी जगह मैंने ऊपर 10 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद सब में एक एक नंबर था। अब इन्हें काटते हैं, ये 10 से 10 कट गया, 18 और 54 18 के टेबल में आते हैं। 18 1 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54, और 72 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। ये 3 1 ज़ार, ये 24, तो AD आया आपका 24 अपॉन में ये 10 रह गया ना, ये इसे 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल लग जाएगा। नीचे एक 0 है तो एक अक्षर छोड़ के आपका पॉइंट लग जाएगा 2.4। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया। इस तरह से AD की वैल्यू आ गई। चलिए, इसके आपके 2 ही पार्ट थे। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह का है, बस इसमें तो आपको अननोन वैल्यू निकालनी थी, वहां पे वैल्यू दे रखी है और आपको बताना है कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है, यानी कि उसका उल्टा। लैंग्वेज पढ़ता हूं मैं एक बार क्वेश्चन की। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। देखिए E और F आपके पॉइंट हैं PQ साइड के ऊपर और PR साइड के ऊपर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है E पहले बोला है, F बाद में बोला है, साइड जब आए तो PQ पहले बोला और PR बाद में बोला, तो इस तरह से रेस्पेक्टिवली आता है, यानी E जो है PQ का है और F PR का है। ट्रायंगल PQR है ये। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। आपको ये बताना है कि क्या EF QR के पैरेलल है, और यहाँ पे केस दे रखे हैं, और केस में क्या दे रखा है, सिंपली ये जो पार्ट्स हो रखे हैं ना डिविजन्स, इनकी लेंथ की मेजरमेंट दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में दिया है आपको PE 3.9, तो ये जो PE है ना ये आपका 3.9 है और ये सेंटीमीटर में है। EQ दिया है आपका 3 और PF दिया है 3.6 और FR दिया है 2.4। ये गिवन है आपको। अब आपको ये बताना है कि क्या लाइन पैरेलल है। अब देखिए, जब BPT कहती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियोज बराबर होंगी, तो उसका उल्टा क्या होगा, उल्टा यानी कि कन्वर्स। उसका उल्टा ये होगा कि अगर रेशियोज बराबर आ जाती हैं तो आपकी लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर रेशियोज बराबर नहीं आती तो आपकी लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। तो सिंपली हमें ये रेशियोज निकाल के देखनी है। तो ऐसे करेंगे सवाल को शुरू। हम पहले
पीई अपॉन ई क्यू की रेशियो निकालते हैं और उसके बाद पीएफ की और पीएफ अपॉन एफ आर निकालते हैं। अगर ये बराबर आती हैं तो आपकी लाइंस पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। पीई की वैल्यू है आपकी 3.9 और इसकी वैल्यू है आपकी ई क्यू की 3। इसका पॉइंट हटा के मैंने ये 39 बना लिया, नीचे 10 लिख दिया और नीचे आपका 3 है, यानी अच्छा 39 3 से कट गया, ऊपर आ गया 13। ये 1 और ये 3 और नीचे आपका 10, नहीं 3 पे कट गया ना ये, हाँ 13 आ गए, 13 और नीचे 10, तो 13/10 आया इसका तो रेशियो। इधर देखें, इधर 3.6 और यहाँ 2.4, दोनों का डेसिमल हटा लेता हूँ मैं। ये 36 का हटाया तो नीचे 10, ये 24 का हटाया तो ऊपर 10, 10 से 10 कट गया और ये दोनों के दोनों आपके ये आते हैं आपके 12 के टेबल में हाईएस्ट। तो 12 3s आर 12 3s आर 36 और 12 2s आर 24। इसके आगे तो कट नहीं रही है। अब जब इसके आगे कटने बंद हो गई है तो यानी कि आपका सवाल खत्म हो गया। अब रेशियोज देखिए आप, क्या रेशियो दोनों तरफ की बराबर आ रही है? ये रेशियो तो बराबर नहीं है। तो अब आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो 3 डॉट होते हैं ना, ऊपर 2 और नीचे 1, इसका मतलब होता है बिकॉज। तो बिकॉज पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, और ये जो 3 डॉट ऐसे होते हैं ना, ऊपर 1 और 2 नीचे, इसका मतलब होता है इसलिए, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये लाइनें पैरेलल नहीं हैं। देयरफॉर EF is not parallel to QR। ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन। चलिए इसी का सेकंड पार्ट भी है, उसे करते हैं। सेकंड पार्ट की आपकी मेजरमेंट्स दे रखी है बुक में। PE है 4 सेंटीमीटर और आपका 4.5 Q है। EQ जो है 4.5, ये 4 है, ये 4.5 है। PF आपका 8 है और ये आपका 9 है RF। ये सारे सेंटीमीटर में है। यहाँ भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से करना है आपको। तो पहले हम रेशियो इस तरफ वाली लेंगे, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, और रेशियो रख के सॉल्व करते हैं। 4/4.5, आगे तो कट नहीं रही है। दूसरी रेशियो देखते हैं, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, ये हो गई आपकी 8/9। देखिए 8/9 को हम काट सकते हैं। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये आपका 4 आएगा, और इसे जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 4.5 आएगा। तो रेशियो सेम आ गई। रेशियो सेम आ गई तो फिर आपको इस तरह से लिखना है। फिर आपको ऐसे लिखना है, ये 3 डॉट नीचे 1 डॉट, इसका मतलब होता है बिकॉज आपका PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, देयरफॉर EF पैरेलल टू QR इज पैरेलल टू QR। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT, वो चीज़ लिख सकते हैं आप। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यानी BPT के उल्टे से। अब उल्टा क्या हो गया? उल्टा यही हो गया ना कि अगर रेशियो बराबर है तो साइड्स पैरेलल होंगी। तो ये चीज़ आप लिख दे तो बेहतर है। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी है, उसे भी करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू दी हुई है
पीई की वैल्यू दे रखी है आपको, सॉरी इसमें पीई की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, इसमें दिया हुआ है आपको पी क्यू 1.28, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको 1.28 दिया हुआ है। पी आर दिया हुआ है 2.56, ये चीज़ आपको दी है 2.56, और पीई की वैल्यू है 0.18 या 18 बोले 0.18, ये आपका पीई है, और पीएफ है 0.36, ये चीज़ आपकी 0.36 है। अब देखिए मैंने जब आपको बीपीटी बताई थी तो उसमें आपके कॉम्बिनेशंस भी बता दिए थे ना कि हम कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी चीज़ को ऊपर नीचे ले सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है इसने, ऊपर वाला पार्ट दे दिया, नीचे की लंबाई नहीं दी, लेकिन इसने पूरा दे दिया, तो हम ऊपर के पार्ट के नीचे पूरा पार्ट लिख सकते हैं। तो ऐसे ही करेंगे इस सवाल को भी। तो यहाँ लिखेंगे, हम रेशियो निकालेंगे पहले पीई अपॉन पी क्यू की। तो पीई है 0.18 और पी क्यू है 1.28। वैसे तो देखिए अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर है ना डेसिमल्स के, तो डायरेक्ट ही कट जाते हैं। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आप समझिए पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लिखेंगे, यहाँ का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 लिखेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, आपका 18 और 128 आएगा। तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था मैंने। और फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, वो तब ज़्यादा ज़रूरी है जब यहाँ पॉइंट के बाद आपके 1 नंबर हो या 2 हो, और नीचे जो है ना अलग हो, यानी यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 हो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 हो, तो फिर जो है ना 100 से या 10 से कर लेने में ठीक रहता है, फिर गलती नहीं होती है। अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर है ऊपर भी और नीचे भी, तो फिर पॉइंट को डायरेक्ट हटा हुआ मान के अपने नंबर्स लिख सकते हैं। तो 18 अपॉन ये हो गया आपका 128 पी क्यू, पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूं मैं, पीई है आपका 0.18 और पी क्यू है 1.28, ठीक है। चलिए ये तो कट रहा है, आगे 2 से कट रहा है, ये 9 पे जाएगा, और 128 होता है आपका 64 का डबल 128 होता है, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों को। अच्छा दूसरी तरफ वाली रेशो देखते हैं, पी एफ अपॉन एफ क्यू। पी एफ दिया है आपको 0.36 और एफ क्यू नहीं एफ आर लेना है यहाँ पे, सॉरी पी एफ और पी आर लेना है, क्योंकि मुझे पी आर की वैल्यू दी हुई है ना, पूरी लेंथ दी हुई है मेरे को, और पी आर की लेंथ दे रखी है इसके अंदर 2.56। अब पॉइंट के बाद सेम नंबर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लिख लेता हूँ 36 अपॉन 256। चलिए इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 18, ये 128 आएगा, और जब इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा, और ये आपका 64 आ जाएगा। आगे तो ये कट नहीं रहे, तो देखिए आपकी दोनों रेशियो सेम आ गई हैं। तो अब आप ऐसे लिखेंगे, बिकॉज पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर के है। चलिए इस वीडियो में आपके बस यही क्वेश्चंस। आई होप आपको ये थ्योरम और इस थ्योरम का जो यूज़ है दोनों तरह से, देखिए थ्योरम सीधी कैसे है कि आपको दिया हो कि लाइन पैरेलल है और आपको रेशियोज दिखानी है, उल्टा क्या है कन्वर्स कि रेशियोज तो दे रखी है
और आपको दिखाना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो एक ही थ्योरम का सीधा पार्ट और फिर उसका कन्वर्स, आपके दोनों तरह के क्वेश्चन हो गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।